A very good morning to all of you. My name is Pradeep Ahlawat and today I am here in front of you to teach a very important subject that is geography. तो आज हम यहाँ पर अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं that is geography. अब इस सब्जेक्ट के साथ साथ हम आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ाएंगे and what is the name of that subject? उस सब्जेक्ट का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. The name of subject is nothing but ecology and environment. अब इस सब्जेक्ट को हम आपको क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि इस सब्जेक्ट में जिन कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो कंसेप्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? वो कंसेप्ट हमें मिलेंगे ज्योग्राफी से. तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम आपको पेपर 1 भी कराएंगे और हम आपको पेपर 3 भी कराएंगे. क्यों पेपर 3 कराएंगे इसका भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ. क्योंकि पेपर 3 में हमारे पास एक टॉपिक आता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है डिसास्टर मैनेजमेंट. क्या नाम है बताइए? डिसास्टर मैनेजमेंट. अब ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट है ये आपका कहाँ पे आता है? पेपर 3 में आता है. कहाँ पे आता है? पेपर 3 में. अब इसको हम अलग से प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसको हम अलोंग साथ साथ प्रिपेयर करेंगे. किसके? ज्योग्राफी के. क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम आपको लैंडस्लाइड्स पढ़ाएंगे तो लैंडस्लाइड के साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लैंडस्लाइड डिसास्टर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे. ठीक है भाई. जब हम आपको वोल्केनोस पढ़ाएंगे तो वोल्केनोस के साथ साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे? वोल्केनो डिसास्टर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे. जब हम आपको अर्थक्वेक पढ़ाएंगे तो अर्थक्वेक के साथ साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे? अर्थक्वेक डिसास्टर मैनेजमेंट हम आपको पढ़ाएंगे. तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की तो आप तकरीबन 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक आप आसानी के साथ बना सकते हैं. तो अगर मैं बात करना चाहूँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन जो वेटेज रहेगी आपकी पेपर 1 में से और पेपर 3, मतलब मैं यहाँ पे पूरे पेपर 1 पेपर 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, जियोग्राफी की, इकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट की. अब ये जो 20 से 25 क्वेश्चन है इनको आप किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं उसके लिए यू मस्ट बी परफेक्ट इन मैप पॉइंटिंग. आप परफेक्ट होने चाहिए किसमें? मैप पॉइंटिंग में. अब मैप इंडिया का भी है, मैप वर्ल्ड का भी है, मैप आपका फिजिकल भी होता है, मैप आपका पॉलिटिकल भी होता है. अब यूपीएससी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना यह है कि सर हर साल क्वेश्चंस आते हैं इस वेस्ट एशिया वाले पोर्शन से. कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूं इस बात की, काफ़ी ये हॉट एरिया है. इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मेडिटेरियन सी वाले रीजन से आते हैं. इस बात के लिए भी मैं बिल्कुल एग्री हूं. तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए. लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, इनके साथ आप यहां पे एक बात और ऐड कर लीजिए. वो आपको क्या ऐड करना है यहां पे? प्लेसेस इन न्यूज़. तो इसका भी आपको याद रखना है. जो प्लेसेस आपके पास आते हैं, जो प्लेसेस आपके पास न्यूज़ में रहते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं. तो ये जो मैप पॉइंटिंग वाला काम है इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए हम आपको अलग से प्लेलिस्ट बना के दे देंगे. तो जब हम आपको अलग से प्लेलिस्ट बना के देंगे तो उससे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चंस आप बारी बारी से बना पाएंगे. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरह से इकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, जियोग्राफी को प्रिपेयर करते हैं तो आप कितने क्वेश्चंस बना पाएंगे? आप 20 से लेके, प्रीलिम्स की बात हो रही है, 20 से लेके 25 क्वेश्चंस के बीच में आप बना पाएंगे. और जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितनी होती है? 2 मार्क्स होती है. तो अगर मैं मान के चलूं कि आप 20 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप कितने 40 मार्क्स का पेपर आप तैयार कर सकते हैं. प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ. और जबकि आपको क्वेश्चन 100 में से 100 तो आपको करने नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर आप 80 क्वेश्चन भी कर देते हैं, आप 75 क्वेश्चन भी कर देते हैं, तब भी आप गेम में बने रहते हैं. अब थोड़ा सा मैं आपको और एलिब्रेट करना चाहूँगा, कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा. यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है एग्रीकल्चर. अभी करंट के ईयर में एग्रीकल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं. तो ये जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है इसको भी मैं अलोंग जियोग्राफी भी आपको डिस्कस करा दूंगा. अब इसी में ही एग्रीकल्चर में ही एक वेरी हॉट टॉपिक है, दैट इज एमएसपी. आई होप सबको इसकी फुल फॉर्म पता होगी. एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्या होती है बताइए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस.
ठीक है, तो ये काफी हॉट टॉपिक रहा है। तो एमएसपी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, एमएसपी में आपको जियोग्राफी में भी पढ़ाऊंगा, तो इस टॉपिक के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को? इसी तरह से हमारे पास एक टॉपिक आता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। क्या टॉपिक आता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो ये टॉपिक भी आपका किसके अंडर आता है? ये टॉपिक भी आपका आता है एग्रीकल्चर के अंडर। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर मैं एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर देता हूं, अगर मैं एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर देता हूं, तो आपके पास प्रीलिम्स में जो वेटेज बन जाती है वो वही आती है 20 से लेके किसके बीच में? 25 क्वेश्चन के बीच में। और इसके लिए मुझसे जो बेस्ट हो सकेगा वो बेस्ट हम आपको यहां पे क्या करेंगे? डिलीवर कराएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो आई होप अभी तक आपको एक हल्का सा आइडिया हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें आप कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो अगर आप यहां पे सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो सबसे पहली लाइन है, मैं मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में तो कुछ खास मेंशन है नहीं आपके पास। तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में आपको एक लाइन वहां पे मिलेगी, और वो लाइन आपके पास क्या है? सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने मेंस में सिर्फ ये लाइन लिख के छोड़ दी, एक लाइन लिख के छोड़ दी है, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब किसके साथ है? अर्थ के साथ है। ठीक है भाई, अब हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अब अर्थ पे हमारे पास क्या है? माउंटेन है। तो हमें क्या करना होगा? हमें माउंटेन की स्टडी करनी होगी। तो माउंटेन की स्टडी हम कहाँ पे करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। हमारे पास रिवर है, हमारे पास ओशंस हैं, ठीक है, इनकी भी हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो ये हम किस में स्टडी करेंगे? ये हम स्टडी करेंगे आपकी ओशनोग्राफी में। अब सराउंडिंग में हमारे पास एयर है, क्लाइमेट है, दैट इज एयर, तो उसकी भी हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे? क्लाइमेटोलॉजी में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक लाइन यहाँ पे लिख दी है यूपीएससी ने, इसी में से ही हम आपको क्या डिस्कस कराएंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। इसी में से ही हम आपको क्या डिस्कस कराएंगे? क्लाइमेटोलॉजी। इसी में से ही हम आपको क्या डिस्कस कराएंगे? ओशनोग्राफी। अगर देखा जाए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट मिलके कितना बना देते हैं? आपका 50% सिलेबस यही कवर अप कर देते हैं। कितना भाई? 50%। समझ पा रहे मेरी बात को? अब यूपीएससी ने अलग से मेंशन नहीं किया, यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, आपको ओशनोग्राफी पढ़ना है, नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने सिर्फ ये लिख के दे दिया है सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है भाई? अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो एटलस परचेज करनी है, ठीक है, वो एटलस आपको परचेज करनी है, ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ठीक है, जो रेड कलर में है। अगर आप ओरिएंट ब्लैक स्वैन प्रेफर करना चाहते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जो भी आपके पास नेशनल पार्क होगा या कोई भी इंपॉर्टेंट जगह होगी, तो उसकी आपको फोटो यहाँ पे मिलेगी। क्या मिलेगी? फोटो। एक तो ये है, नेशनल पार्क आपको दिए रहेंगे। जो अरलसी वाला क्वेश्चन है उसकी फोटो में इसमें बनी हुई थी, अरलसी आपका जो है उसमें पानी काफ़ी कम हो गया है। दूसरी बात ये है, अगर आप इसको परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कर्नाटक का मैप ओपन कर लिया या यूपी का मैप ओपन कर लिया, तो एक साइड आपको क्या मिलेगा? एक साइड आपको फिजिकल मैप मिलेगा, और एक साइड आपको क्या मिलेगा? एक साइड आपको पॉलिटिकल मैप मिलेगा। तो ऐसा करने से क्या होता है? मैप पॉइंटिंग बहुत आसान हो जाती है। आपके लिए काम आसान हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कोई परचेज नहीं की है तो ये परचेज कर लो, और अगर आपने कोई और परचेज कर रखी है तो मैं आपको दोबारा परचेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये तो बात होगी हमारी किसकी? एटलस की। अच्छा, अब ये जो सिलेबस का मैंने आपको एक लाइन बता दिया, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें अपने को क्या पढ़ना है? जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें अपने को क्या पढ़ना है? क्लाइमेटोलॉजी। इसमें अपने को क्या पढ़ना है? ओशनोग्राफी पढ़ना है। अब इसी चीज को मैंने खोल दिया है, ठीक है, यूपीएससी ने नहीं बताया लेकिन मैंने इसको ओपन कर दिया। देखो, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या पढ़ाएंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, इसमें से भी प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आते रहे हैं। फिर हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल फिनोमिना। तो ये फिजिकल फिनोमिना आपका जियोमॉर्फोलॉजी में भी रहेगा और ये क्लाइमेटोलॉजी में भी रहेगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये है जियोग्राफिकल फिनोमिना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसके बाद देखें,
माउंटेन बिल्डिंग है, वोल्केनोज हैं, अर्थक्वेक है, वेदरिंग एरोजन है, रोक है, लैंडफॉर्म है। तो जब मैं आपको वोल्केनोज पढ़ाऊंगा तो वोल्केनो के साथ साथ मैं आपको क्या कराऊंगा, वोल्केनो डिसास्टर मैनेजमेंट कराऊंगा। जब मैं आपको अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या डिस्कस कराऊंगा, अर्थक्वेक डिसास्टर मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, ये भी हम आपको कराएंगे। एयर मासेस है, साइक्लोन्स है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, ये सब चीज़ें भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिलेबस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा ओपन कर दिया इसको। उसके बाद देखिए ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी में हम आपको ओशन रिलीफ कराएंगे। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेटोलॉजी में भी था और इसमें भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। फिर उसके बाद आपके पास ओशन करंट आ जाते हैं। सैलिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैलिनिटी। अभी लेटेस्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, कोरल ब्लीचिंग। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी करंट में इसमें से क्वेश्चन पूछा है। अब इससे फायदा पता क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो स्टेट में जो आप एग्जाम देंगे, स्टेट पीसीएस का जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी एरिया को वो लगभग टच करते हुए पेपर को बनाते हैं। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको अच्छे से करना है, ताकि जब आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उस समय पे भी आप इन क्वेश्चन को आसानी के साथ बना पाएं, ठीक है। उसके बाद यून लॉज हैं, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। सी लेवल चेंजेस। नाउ बायोग्राफी, इसमें फिर वही आपकी सॉइल प्रोफाइल आ जाएगी, डिग्रेडेशन आ जाएगा, बायोटिक रीजन्स आ जाएंगे, डिफोरेस्टेशन, ये सब चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद देखो ये जो टॉपिक है, अब पोल्यूशन भी एक टॉपिक है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन भी हमारे पास होता है, मैरीन पोल्यूशन भी हमारे पास है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप अब देखो सिलेबस में क्या मेंशन था, अगर आपने ध्यान दिया हो सिलेबस में एक लाइन मेंशन थी, क्या थी वो लाइन, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का जब आप स्टडी करेंगे ना तो उसमें आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उससे आउटपुट भी आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्वेश्चन का जो एरिया रहता है वो आपका इंडिया से रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रफली मैप बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हिमालय हो गया, ठीक है। कहना से दिस इज नथिंग बट हिमालय, ये आपके पास हिमालय है, ठीक है भाई, ये हिमालय हो गया। उसके बाद ये आपके पास क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आ जाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये हमारे पास ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आ गए। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कोस्टल रीजन है। अब हम किसकी बात करते हैं, सेलिएंट फीचर की बात करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो हिमालय वाला रीजन है वो किससे अलग होगा, वो हमारा अलग होगा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया से। और जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वाला रीजन है वो किससे अलग होगा, पेनिनसुला प्लेटू से। और जो पेनिनसुला वाला प्लेटू वाला जो रीजन है वो किससे अलग होगा, कोस्टल रीजन से। अब ये अलग क्यों है, ये सारे के सारे रीजन अलग क्यों है, मे बी यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या है, अलग है, ठीक है भाई। मे बी हाइट का कुछ रीजन हो सकता है, मे बी क्लाइमेट का कुछ हमारे पास रीजन हो सकता है। तो ये सब चीजें भी हम आपको क्या करेंगे, काफी डिटेल में हम आपको स्टडी कराएंगे। अब मिट्टी जो है, मिट्टी का जो कलर है वो कहीं पे आपको ब्लैक सॉइल आपको मिलती है, नागपुर में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। जो गुजरात में अहमदाबाद वाला जो रीजन है ना, उसके अहमदाबाद मुंबई उसके पीछे वाला जो रीजन है वहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, कहीं पे आपको रेड मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि कहीं पे आयरन ज़्यादा है, कहीं पे बॉक्साइट ज़्यादा है, कहीं पे कुछ सम मिनरल्स आर डिफरेंट। तो ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ था जो हमने आपको बताया, जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट, ये मैंने खुद बनाया, हालांकि यूपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है ना उसमें तो एक साथ लिख के दे दिया है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की। और ये इंडिया के नहीं है, ये हमारे पास किसके हैं, वर्ल्ड के हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे बात कर लेते हैं, देखिए अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपको इंडस्ट्री लगानी है। अब आप इंडस्ट्री किसकी लगाएंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे आयरन की। आप किसकी इंडस्ट्री लगाएंगे, स्टील की। क्यों लगाएंगे,
क्योंकि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती हैं ये रोबस्ट इंडस्ट्री कहलाती हैं। इनके बिना बाकी इंडस्ट्री को सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यूपीएससी इस पे किस तरह सवाल पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो आयरन इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है या फिर वो मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको स्टील प्रोड्यूस करना है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है स्टील। अब स्टील प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो बताइए, आपको एक तो आयरन ओर चाहिए, व्हाट यू रिक्वायर्ड आयरन ओर, और दूसरा कोई भी एनर्जी का सोर्स दैट इज कोयल। इन दो चीजों की आपको क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है भाई। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आपको अगर 1 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना है, अगर आपको 1 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए तकरीबन आपको 5 kg ऑफ आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी और 5 kg ऑफ कोयल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आप 5 kg ऑफ आयरन ओर या फिर 5 kg ऑफ कोयल, क्या आप इन दोनों को यानी कि 10 kg को ट्रांसपोर्ट करेंगे? बताइए, करेंगे ट्रांसपोर्ट? नहीं करेंगे। अगर आप इनको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आप इंडस्ट्री आप सेटअप करने जा रहे हैं, वो आपकी लॉस में चली जाएगी। अब इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है भैया? इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई बात नहीं, तो एक काम करो ना, आप इनको यहां पे नियर बाय इसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट कर लो। जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पे फैक्ट्री लगा लो, वहीं पे इंडस्ट्री लगा लो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो फिनिशिंग गुड है आपके पास, उस फिनिशिंग गुड को आप क्या कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो 1 kg का फिनिशिंग गुड होगा उसको आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये कहा जाता है कि जो स्टील इंडस्ट्री है या फिर इसी तरह से जो आयरन इंडस्ट्री है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब इसके अलावा जैसे ये मैंने आपको बताया स्टील के बारे में, स्टील होगी आपके पास, स्टील के बाद आपके पास क्या हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गई है। अब इसके बाद एक इंडस्ट्री हमारे पास और आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप हमें बताइए कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है या फिर मार्केट बेस्ड है? तो आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में, तो बताइए आप क्या जवाब देंगे। देखो, अब आपके माइंड में डाउट होगा, जैसे हरियाणा में पानीपत है, वहां पे एक रिफाइनरी है, यूपी में मथुरा है, मथुरा में एक रिफाइनरी है। इसी तरह से अगर आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में भटिंडा है, भटिंडा में हमारे पास क्या है, रिफाइनरी है। अब आप सबको ये पता होगा कि जो पेट्रोल मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वो हमारा ओशंस में मिलता है ना, समुद्र में मिलता है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे रिफाइनरी क्यों लगाई गई है? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ये बेसिकली में क्या है, ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि सर या मैम, ये हमारे पास जो इंडस्ट्री है ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, डू नॉट वरी। देखो, एक आपके पास होता है कोल, ठीक है, एक होता है पेट्रोलियम। अब ये आपके माइंड में डाउट होगा कि ये बने कैसे होंगे। देखो, जिस एरिया में आप अभी रहते हैं, अभी आप जिस एरिया में हैं, सराउंडिंग में मतलब कुछ किलोमीटर में आपको क्या मिलेंगे, रिवर्स वहां पे मिल जाएंगे, है ना। रिवर्स में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। रिवर्स में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। इसी तरह से जब आप कोस्टल रीजन में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा, ओशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, रिवर्स में क्या होता है, बाढ़ आती है, फ्लड आता है। रिवर्स में क्या होता है, फ्लड आता है, बाढ़ आएगी, ठीक है। और जो आपके पास ओशंस है, ओशंस में आपके पास क्या आती है, सुनामी आती है। क्या आती है, सुनामी, ठीक है भाई। अब हम जो एनर्जी का सोर्स है, हम अब जैसे हमारे में भी कार्बन होगा। अब कार्बन कैसे होगा, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, अमीनो एसिड हम खाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर भी क्या है, कार्बन है। तो अगर हम बरीड हो जाते हैं, अगर हम दब जाते हैं, कब, अगर फ्लड आ गया, अगर हम दब गए तो कुछ हजार सालों के बाद, कुछ एकदम नहीं, मतलब कुछ हजार सालों के बाद हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में, ठीक है भाई। अगर इसी तरह से हम बरीड हो जाते हैं बिलो ओशन तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम में। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, हम भी क्या है, एक
रिसोर्स हैं, हम भी क्या हैं, एक रिसोर्स हैं। तो इस तरह से आपको कोल मिलता है, इस तरह से आपको पेट्रोल मिलता है। मैंने मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ह्यूमन बीइंग का। इसी तरह से एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही यहाँ पे है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब पेट्रोल आपका कहाँ पे मिलता है? पेट्रोल आप निकालेंगे केजी बेसिन में। पेट्रोल आप कहाँ पे निकालेंगे? पेट्रोल आप निकालेंगे अपना बॉम्बे हाई में, या फिर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपके पास कोस्टल रीजन है, जैसे आपके पास यमन है, ओमान है, कुवैत है, सऊदी है, ठीक है, उस एरिया में आपका पेट्रोल निकलता है। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना, पानीपत में, बठिंडा में, मथुरा में, वहां पे भी रिफाइनरी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट जब कभी भी इंडस्ट्री सेटअप करती है, पीएसयू सेटअप करती है, तो गवर्नमेंट का मेन एम प्रॉफिट नहीं होता है। गवर्नमेंट को क्या करना होता है? गवर्नमेंट का मेन रोल होता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है भाई? वो होता है हमारे पास बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कभी कभी इंडस्ट्री लॉस में जाती है ना, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो पैकेज देगी। 2 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 10,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। वो पैकेज क्यों देते हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री होती हैं, ये क्या करती हैं? ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ये रोजगार देती हैं लोगों को। जैसे हमारे हरियाणा में जिंदल स्टील का प्लांट है। अब वहाँ पे कोयला थोड़ा निकलता है, वहाँ पे आयरन ओर नहीं निकलता है हरियाणा में, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, प्लांट है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। लेकिन अगर आपसे इंटर में पूछा जाए या फिर आपके पास प्रीलिम्स के पेपर में आए, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, आपके पास जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? इसका आंसर आपके पास होगा कि ये आपके पास रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है भाई। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम आपसे पूछें पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या है? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और इंडस्ट्री आती है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑटोमोबाइल के बारे में, किसके बारे में? ऑटोमोबाइल के बारे में। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपके पास रॉ मटेरियल है या फिर मार्केट बेस्ड है? तो ये जो आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ये आपके पास क्या होती है? मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। क्या होती है? मार्केट बेस्ड। अभी कैसे होती है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सपोज कीजिए आपको कुछ बनाना है, ठीक है, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, फिनिशिंग गुड है। अब वो जो फिनिशिंग गुड है वो आपके पास 6 kg का है। अब इस 6 kg का जो आपके पास फिनिशिंग गुड है, उसको बनाने के लिए आपको 3 पार्ट की जरूरत पड़ी। जो पहला पार्ट था वो कितने का था? 2 kg का था। जो दूसरा पार्ट था वो कितने का था? 2 kg का था। जो तीसरा पार्ट था वो आपके पास कितने का था? 2 kg का था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 kg को, इस 2 kg को, इस 2 kg को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे, और उसको मिला के फिनिशिंग गुड में हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है आपकी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो मैंने आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया, मैंने आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में बताया, मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया। अब इतना मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सभी के माइंड में एक डाउट होगा कि सर यहाँ पर जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, हमारा जो झारखंड वाला रीजन है, हमारा जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, वहाँ पे गरीबी क्यों है? देखो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी रॉ मटेरियल मिलता है उस जगह को हम हमेशा गरीब रखते हैं। उस जगह को हम हमेशा गरीब रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो चीपली, सस्ते दामों में हमें क्या मिल सके? सस्ते दामों में हमें मिल सके। कहने का मतलब है जो 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, हम उस रीजन के लोगों के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे अफ्रीका में कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन अफ्रीका क्या है भाई, इतनी अमीर कंट्री तो है नहीं, काफ़ी पुअर कंट्री है अफ्रीका, है ना। अब यूरोप और अमेरिका को छोड़ दीजिए, जो वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं वो डेवलप कंट्री हैं। तो अगर हम उनका छोड़ दें तो बाकी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ कहीं भी रॉ मटेरियल मिलता है तो उस एरिया को हम हमेशा क्या रखते हैं? गरीब रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए,
इसके बाद हमारे पास एक इंडस्ट्री और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉटन इंडस्ट्री। अब ये वो इंडस्ट्री है, इसको आप कहीं पे भी सेटअप कर लो, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां पे सेटअप कर लो, जहां पे आपकी मार्केट है वहां पे सेटअप कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कॉटन है, मान लीजिए आपके पास जो कॉटन है वो कितने की है, 1 kg की है, और इससे आपने जो फिनिशिंग गुड बनाया है वो भी आपके पास कितने का है, 1 kg का है। तो इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो आपको हमने किसके बारे में बताया, आपको हमने बताया आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, आपको हमने बताया पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में, आपको हमने बताया किसके बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, आपको हमने बताया किसके बारे में, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे, इफ यू सी, अब जैसे ये आपके पास मुंबई है और अहमदाबाद है, ठीक है, इसके पीछे वाला जो रीजन है, गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई के पीछे वाला जो रीजन है, ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉटन आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल की खास बात पता क्या होती है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है। क्या कर लेती है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है। अच्छा, अगर मैं इधर कोलकाता की बात करूँ, ये जो छोटा नागपुर वाला रीजन है हमारे पास, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अब यहाँ पे ना आपको एक हाईवे मिलेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री है, आपको यहाँ पे एक हाईवे मिलेगा जो इन दोनों रीजन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और वो हमारे पास क्या कहलाता है, NH6 कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 6, इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको बोला जाता है। अब ये आपका टॉपिक कहाँ पे आता है, ये आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है भाई। तो ये पेपर 3 में आपके पास आता है। अब इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फिर आप यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में भी, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी, तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब मेंस में तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता अपने को, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेंस में आप जब लिखेंगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीजें हो सकती थी सिलेबस में, वो सब मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स है, जियोग्राफिकल फीचर्स हैं एंड देयर लोकेशंस हैं, चेंजिंग इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं इंक्लूडिंग वाटर बॉडी एंड आइस कैप। अब आइस कैप पिघल रहे हैं, पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फ्लोरा और फन्ना में हमारे पास जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये सब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो अभी तक मैंने आपको सिलेबस, अभी कुछ पढ़ाना मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैंने आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने अभी आपको ये जो सिलेबस के बारे में बताया, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, फिर इसके बाद भी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच।